नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सत्सम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक जो हमारी चल रही थी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पाठ इसमें चल रहा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने अब तक सल्तनत काल के राजवंश को समाप्त कर लिया है। सल्तनत काल के पांचों जो राजवंश थे, इन पांचों राजवंशों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास एक और क्लास रहेगी सल्तनत काल से ही संबंधित। इसके बाद सल्तनत काल का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। सल्तनत कालीन प्रशासन, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन प्रशासन का स्वरूप। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के अलावा जो सल्तनत कालीन समाज था, सल्तनत कालीन समाज के बारे में, सल्तनत कालीन व्यापार और उद्योगों के बारे में, सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में, सल्तनत कालीन संगीत कला, सल्तनत कालीन चित्रकला, इन सभी तमाम बिंदुओं के बारे में हम इस आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आप अंत तक अवश्य देखना। करते हैं हम आज की क्लास को शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के स्वरूप को। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का स्वरूप किस तरह का था? तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का स्वरूप पी.आर. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी। सल्तनत कालीन राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य था। उस समय खलीफा समस्त इस्लाम जगत का सर्वोच्च प्रधान माना जाता था और तत्कालीन सल्तनत कालीन अधिकांश शासकों ने खलीफा के आधिपत्य को मान्यता प्रदान की और यही कारण है कि उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम महमूद गजनवी के द्वारा ग्रहण की गई थी, जो उसे बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक, मुबारक शाह खिलजी एवं खिजर खां के द्वारा सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की गई थी। खिजर खां ने तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रभुत्व स्वीकार किया और रैयत आला की उपाधि धारण की थी। मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने वंशानुगत शासन का नियम लागू किया। अपनी पुत्री रजिया को शासक घोषित किया। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। बलबन का राजत्व प्रतिष्ठा, भय, न्याय, उच्च कुलीनता, रक्त की शुद्धता तथा शक्ति पर आधारित था। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि राजा देवताओं का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। बलबन ने सर्वप्रथम स्वयं को जिले इलाही घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुल्तान के पद की गरिमा को सर्वोच्च माना तथा उनका कहना था कि सुल्तान के शब्द कानून है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने काजी मुगीसुद्दीन से कहा था कि वह ऐसे आदेश जारी करता है जिसे वह राज्य के लिए उपयोगी तथा परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण समझता है। वह यह नहीं पूछता कि क्या शरीयत में उसकी अनुमति है अथवा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ में खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों तथा आदेशों से पूर्ण स्वतंत्र था। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं को खुश करने के लिए शरीयत के अनुसार शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को खलीफा का नायब कहा, 2 बार खलीफाओं से खिल्लत प्राप्त की तथा खलीफा ने फिरोज शाह तुगलक को सैयद उस सलातीन की उपाधि प्रदान की। बर्नी ने फतवा ए जहांदरी में लिखा है कि जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो हिंदू तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली और 1357 तक खुद तथा मुकदम अमीर हो गए। हालांकि फिर भी फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को भटनेर की जेल में डाल दिया था। फिरोज धार्मिक रूप से कट्टरवादी था। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यही कारण है कि रमेश चंद्र मजुमदार ने फिरोज शाह तुगलक के युग को सबसे धर्मांध और धर्म के क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज बताया। फिरोज शाह तुगलक ने जवाबित गैर मुसलमान के लिए कानून लागू किया। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने हर कार्य उलेमा वर्ग की मर्जी और शरीयत के अनुसार किया।
लोदियों के शासनकाल में राजत्व सिद्धांत सरदारों के समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी ने राजत्व के सिद्धांत में सम्मान में प्रथम की नीति अपनाई तथा अपने अमीरों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। यही कारण है कि बहलोल लोदी के समय राजत्व की स्थिति गिरकर एक साधारण अमीर के समान हो गई थी। बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने राजत्व सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किया तथा सिकंदर लोदी के राजत्व का प्रमुख उद्देश्य सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना और अमीर वर्ग की शक्ति को नियंत्रण करना था। सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। अमीर वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सिकंदर लोदी ने एक नई परंपरा स्थापित की, जिसके अनुसार प्रांतीय गवर्नरों को अपनी राजधानी से 6 कोस आगे जाकर शाही फरमान को प्राप्त करना होता था और जब फरमान पढ़ा जाता था तो सभी अमीरों को खड़ा रहना पड़ता था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था तथा उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान था। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि था, परंतु व्यवहारिक रूप से वह एक स्वतंत्र शासक था जिसे कानून बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देने का पूरा अधिकार था। सुल्तान निरंकुश शासक था, यद्यपि उमरा एवं उलेमा वर्ग द्वारा उसके असीम अधिकारों पर कभी-कभी अंकुश लगाया जाता था। सल्तनत काल सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य था, व्यवहारिक रूप से निरंकुश राज्य था। उलेमा इस्लामी ग्रंथों के व्याख्याकार, उलेमा जो इस्लामी ग्रंथों के व्याख्याकार होते थे उन्हें उलेमा कहा जाता था। उलेमाओं ने विभिन्न परिस्थितियों और देश में उपस्थित समस्याओं के समाधान के लिए कुरान एवं हदीस के आधार पर व्यवस्थाएं दी जो शरीयत कहलाई। वास्तव में इस्लामी कानून शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित है। हदीस हदीस क्या है? पैगंबर अब मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य हदीस कहलाए। इतिहासकार बर्नी के अनुसार राज्य दीनदारी न होकर जहानदारी था। सल्तनतकालीन शासकों की उपाधि सुल्तान थी। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने धारण की थी। सल्तनत काल के अधिकांश शासकों ने खलीफा के पद को स्वीकार किया। अपवाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश शासक था। राज्य की समस्त शक्तियां कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक और सैन्य सुल्तान के हाथों में केंद्रित थी। बर्नी के अनुसार सुल्तान का हृदय ईश्वर का दर्पण होता है, अर्थात वह ईश्वर की इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करता है। बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का एक नगरीय शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल खेतिहार समाज का शोषण सहारा देता था। बलबन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि जिल्ले अला ईश्वर की छाया थी। दिल्ली सल्तनत में राजत्व समय के साथ परिवर्तित होता रहा। इल्तुतमिश के समय सुल्तान की स्थिति अमीरों से बहुत ऊपर नहीं थी। इल्तुतमिश का कथन था कि हिंदुस्तान दार उल हर्ब है, इसे हिंदुस्तान जो दार उल अरब है, इसे दार उल इस्लाम राज्य में परिवर्तित करना संभव नहीं था। बलबन ने राजत्व में सुल्तान को अमीरों से उच्च रखा। बलबन की राजत्व शक्ति, प्रतिष्ठा, न्याय, कुलीनता एवं भय पर आधारित था। जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व कल्याणकारी निरंकुशवाद पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व में रक्त की शुद्धता व कुलीनता के स्थान पर योग्यता व राज्य हित को सर्वोच्च माना। अलाउद्दीन सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की थी। फिरोज तुगलक ने उलेमाओं को ज्यादा महत्व दिया, जिससे सुल्तान पद की प्रतिष्ठा कम हुई। लोदियों का राजत्व समानता पर आधारित था तथा शासन व्यवस्था कुलीन तंत्रीय थी। सिकंदर लोदी ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। सुल्तान की मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। इसकी बैठक जहां होती थी इसे मजलिस ए आम कहा जाता था।
इसमें राज्य के सभी मामलों में चर्चा होती थी। बार ए खास, इसलिए इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों व अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, इसमें सुल्तान राज्य के कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। यहाँ पर विद्वान, मुल्ला व काजी भी उपस्थित रहते थे। बार ए आम, यहाँ सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर न्यायाधीश के रूप में बैठता था। सुल्तान अपनी संप्रभुता के लिए न तो खलीफा पर निर्भर थे और न ही मिल्लत यानी मुस्लिम प्रजा पर। मुस्लिम शासकों में मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। इल्तुतमिश ने वंशानुगत शासन का नियम लागू किया। सर्वाधिक समय पर तुगलक वंश 94 वर्ष एवं सबसे कम समय तक खिलजी वंश 30 वर्ष तक शासन किया था। प्रशासनिक संरचना, दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। सैन्य संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासक का प्रधान सुल्तान था। यह सेनाओं का प्रधान सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश था। प्रशासन में सुल्तान मंत्रियों की सलाह लेता तथा महत्वपूर्ण मामलों में सुल्तान परामर्शदात्री संस्था मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद में भी चर्चा करता था। मजलिस ए खलवत के दो भाग थे, मजलिस ए आम और मजलिस ए खास। सुल्तान की शक्तियों पर अमीर वर्ग और उलेमा का नियंत्रण था। केंद्रीय प्रशासन, जिसके चार प्रमुख विभाग थे। चार प्रमुख विभाग कौन से थे? पहला था दीवान ए वजारत, राजस्व विभाग या वित्त विभाग का प्रमुख वजीर था। यह सर्वाधिक विस्तृत विभाग था। बर्नी के अनुसार यह एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। विधिवेता अलमावर्दी ने वजीर की दो श्रेणियां बताई, और वजीर तनफीज सीमित अधिकार वाला और वजीर तफवीद असीमित अधिकार वाला। वजीर अन्य मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, सुल्तान की निरंकुशता पर नियंत्रण रखता था। यह सुल्तान का प्रधान सलाहकार व सहायक था। वित्त विभाग का प्रमुख होने के कारण साम्राज्य के सभी शाही कर्मचारियों के वेतन पर नियंत्रण रखता था। शाही सेना की सारी मांगे वजीर के सामने पेश की जाती थी। वजीर वेतन का वितरण भी करता था। प्रांतीय गवर्नरों के हिसाब की जांच भी दीवान ए वजारत में होती थी। विद्वानों, विधवाओं तथा अनाथों को जो निर्वाह भत्ते दिए जाते थे, उनका प्रबंध भी वजीर ही करता था। टकसालों, शाही इमारतों तथा कारखानों की देखरेख भी यही विभाग करता था। इब्न बतूता के अनुसार दरबार में सुल्तान के सबसे नजदीक वजीर होता था। साधारणतः वजीर के प्रत्येक कार्य के लिए सुल्तान की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। वजीर को उसके कार्यों में मदद देने के लिए कुछ अन्य अधिकारी होते थे, जिसमें है मुशर्रिफ ए मुमलिक, जो महालेखाकार होता था। यह राज्य की आय का अधिकारी था। इसका कार्यालय दीवान ए इसराफ कहलाता था। दूसरा था मुस्तौफी ए मुमलिक, महालेखा परीक्षक। यह व्यय की जांच करता था। इसका कार्यालय दीवान ए इस्तीफा कहलाता था। तुगलक काल भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। भारतीय विजारत का स्वर्ण काल तुगलक काल, जबकि बलबन का काल इसका निम्न काल था। सल्तनत युग की वित्त नीति सुन्नी विविधताओं की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। केंद्रीय प्रशासन की के महत्वपूर्ण अधिकारी केंद्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है वजीर। सुल्तान के पश्चात प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था वजीर। शासन व्यवस्था का अध्यक्ष होने के साथ वित्त विभाग का प्रमुख भी होता था। दूसरे नंबर पर है आरिजे मुमालिक। इसका इनका कार्य सैनिकों की भर्ती करना, वेतन बांटना, सैनिकों का निरीक्षण करना था। सर्वप्रथम बलबन ने ही सेना के अन्य विभागों को अलग किया और दीवान ए अर्ज का गठन किया था। इस पद पर पहली बार इमादुल मुल्क की हुई थी। नेक्स्ट है दबीर ए खास, शाही सचिवालय का प्रमुख होता था। शाही घोषणा व पत्रों का प्रारूप तैयार करना इसका प्रमुख कार्य था।
चौथे नंबर पर है रसालत ए मुमालिक, जो विदेश मंत्री था। पड़ोसी राज्य को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था। यह काजी के फैसलों के विरुद्ध अपील भी सुनाता था। पांचवें नंबर पर है बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। काजी ए मुमालिक न्याय विभाग का प्रमुख। सदर उस सुदूर धार्मिक मामलों में सुल्तान का परामर्शदाता होता था। मुसलमानों के लिए जाने वाले जकात पर इसी अधिकारी का अधिकार था। आठवें नंबर पर प्रमुख अधिकारी थे अमीर ए हाजिब या बारबक। यह शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखता था। दरबार में इसकी अनुमति के बिना सुल्तान से कोई नहीं मिल सकता था। 9वें नंबर पर एक प्रमुख और अधिकारी दीवान ए रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस विभाग का गठन किया गया। दीवान ए अमीर को ही दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग एवं मालगुजारी की व्यवस्था हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के उद्देश्य से दीवान ए कोही की स्थापना की। इसका उद्देश्य राज्य की ओर से सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। इसके पश्चात दीवान ए बंदगान सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग विभाग दीवान ए बंदगान का निर्माण किया। इस विभाग के अन्य अधिकारियों में अर्ज ए बंदगान, चाउस गोरे, नायब चाउस गोरे तथा मजूमदार थे। 12वें नंबर पर है वकील ए दर शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। इसके पश्चात जो 13वें नंबर पर है 13वें नंबर पर है मीर ए इमारत, लोक निर्माण विभाग का अध्यक्ष। 14वें नंबर पर है मजूमदार, आय व्यय को ठीक रखता करता था, उधार का हिसाब रखता था। 15वें नंबर पर है खाजिन या खजांची, जो कोषाध्यक्ष होता था। 16वें नंबर पर है सरजनदार, जो सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान होता था। सरजनदार सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान। इसके पश्चात अमीर ए मजालिस जो सभाओं, दावतों व उत्सवों का प्रबंध करना इसका प्रमुख कार्य था। 18वें नंबर पर अमीर ए आकुर जो अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। 19वें नंबर पर सहना ए पील, हस्तिशाला का अध्यक्ष। 20वें नंबर पर अमीर ए शिकार, जो सुल्तान के लिए शिकार खेलने का प्रबंध करता था। 21वें नंबर पर अमीर ए बहर, आंतरिक जलमार्ग व नौकायनों का प्रबंध। 22वें नंबर पर सहना ए मंडी, बाजार मूल्य नियंत्रण एवं माप तोल की जांच। 23वें नंबर पर मुस्तौफी ए मुमालिक, महालेखा परीक्षक, जो राज्य के खर्चों की जांच करता था। 24वें नंबर पर है मुशर्रिफ ए मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से होने वाली आय का लेखा रखता था। मुहतसिब, लोगों के आचरण पर नजर रखना। मुफ्ती, धर्म की व्याख्या करना। मुतशरिफ, शाही कारखानों की देखभाल करना। अमीर ए दादबक, सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता करता था। 29वें नंबर पर कोतवाल, बड़े नगरों का न्यायिक पदाधिकारी, शहरों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। 30वें नंबर पर खासकेल, शाही महल की सुरक्षा के लिए नियुक्त सैनिक होते थे, जो मुख्य रूप से शाही अंगरक्षक थे। इब्न बतूता ने सादी अथवा 100 गांवों के समूह का शासन की इकाई के रूप में उल्लेख किया है। 31वें नंबर पर चाशनीगिर, शाही रसोई का प्रबंधक। बहलादार जो सुल्तान का व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला होता था। तस्तदार जो सुल्तान के स्नान आदि सेवाओं का प्रबंधक होता था। अ, दवातदार जो शाही लेखन सामग्री का प्रबंधक। और जराद खाना जो अस्त्र शस्त्र के कारखानों का प्रबंधक। तो ये थे कुछ प्रमुख अधिकारी, केंद्रीय प्रशासन के सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी थे। सल्तनत काल के वजीर। कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला वजीर फ़क़े मुदव्विर था। इल्तुतमिश का वजीर फ़खरुद्दीन इसामी था। इसके पश्चात जुनैदी वजीर बना, जिसने
जिसे इल्तुतमिश ने निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के समय वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर जा पहुंची। बलबन ने वजीर के पद पर ख्वाजा हसन बसरी की नियुक्ति की। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन खिलजी के समय वजीर रहा। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का वजीर था। अहमद अयाज या ख्वाजा जहा मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। यह 28 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत का वजीर रहा। यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक वजीर रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने तेलंग ब्राह्मण खान जहां मकबूल प्रथम को अपना वजीर बनाया। अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक का काल विजारत का स्वर्ण काल कहलाता है। सिकंदर लोदी ने मियां बुहुआ को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया। बाद में इब्राहिम लोदी ने इसे कारागार में डाल दिया था। तुगलक शासनकाल भारत में विजारत की संस्था का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इसी काल में गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया प्रयोग किया। उसने सुल्तान के परामर्श के लिए भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजाम उल मुल्क जुनैदी को आमंत्रित किया। वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था, बल्कि उनके विचारों को भी महत्व देता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अहमद अयाज को खान ए जहां की उपाधि के साथ अपना वजीर नियुक्त किया। सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन वजीर अहमद अयाज खान ए जहां ही था। आफीफ के अनुसार तुगलक के काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा, बल्कि फिरोज तुगलक का समय वजीर व विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज ने इस्लाम ग्रहण कर चुके एक तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां मकबूल प्रथम को अपना वजीर नियुक्त किया। सुल्तान उसे अपना भाई कहता था। यहाँ तक कि एक बार उसने कहा कहा कि खान जहां ही वास्तविक सुल्तान है। सल्तनत काल के प्रमुख वजीर इल्तुतमिश के समय मोहम्मद जुनैदी, बलबन का वजीर ख्वाजा हसन बसरी, जलालुद्दीन खिलजी का वजीर ख्वाजा खातिर, अलाउद्दीन खिलजी का वजीर मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा जहा FST, फिरोज शाह तुगलक का वजीर खान जहां मकबूल और सिकंदर लोदी का वजीर मियां भुआ। वजीर के अधीन अन्य कार्यालय दीवान अशरफ लेखा परीक्षा विभाग, दीवान इमारत लोक निर्माण विभाग, दीवान अमीर कोही कृषि विभाग, दीवान वकूफ व्यय के कागजातों की देखभाल। नायब ए मुमालिकात या नायब सुल्तान का प्रतिनिधि होता था। नायब ए मुमालिकात पद का सृजन बहराम शाह ने किया था। इस पद पर पहली नियुक्ति एतगीन की हुई थी। नायब का पद सुल्तान के बाद माना जाता था और वजीर से भी श्रेष्ठ समझा जाता था। बहराम शाह का नायब इख्तियारु इख्तियारु एतगीन था। नसीरुद्दीन महमूद का नायब ए मुमालिक बलबन था। अलाउद्दीन खिलजी का नायब ए मुमालिक मलिक काफूर था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, इसे रावत ए अर्ज भी कहा जाता था। सर्वप्रथम बलबन ने इस पद पर अहमद अयाज इमादुल मुल्क को नियुक्त किया। इस विभाग का प्रधान प्रधान आरिज ए मुमालिक कहलाता था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों को भर्ती, वेतन निर्धारण, सैन्य रिकॉर्ड रखना, साजो सामान खरीदना, सेना का निरीक्षण आदि था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन के समय दीवान ए अर्ज का महत्व अन्य दीवानों की तुलना में सर्वाधिक हो गया था। दीवान ए इंसा सल्तनत काल में दीवान ए इंसा शाही पत्राचार का मंत्रालय था। इस विभाग का प्रधान दबीर ए मुमालिक होता था। यह विभाग शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करने व भेजने का कार्य करता था। सुल्तान के फरमान भी दीवान ए इंसा ही जारी करता था। मिनहाज दीवान ए इंसा को दीवान ए अशराफ कहता था। दीवान ए रसालत रसालत इस विभाग के पास शाही मोहर होती थी, जो अनुदान संबंधी आदेशों पर लगाई जाती थी। फरमान ए तुगरा दीवान ए इंसा द्वारा जारी ऐसे आदेश जो भूमि आवंटन से संबंधित थे। अहकाम ए तोकी दीवान ए इंसा द्वारा जारी ऐसे आदेश जो
प्रशासन से संबंधित होते थे। यह विदेश मंत्रालय था। यह काजी के फैसलों के विरुद्ध अपील भी सुनता था। अतः इसे धार्मिक विभाग भी माना जाता था। प्रमुख विभाग और उनके पदाधिकारी। दीवान वजारत जो एक राजस्व विभाग था जिसका प्रमुख अधिकारी वजीर जिसे वजीर ए मुमलिक कहा गया। दीवान अर्ज यह सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख पदाधिकारी आरिज ए मुमलिक कहलाता था। दीवान इंसा जो शाही पत्राचार विभाग या शाही सचिवालय था। इसका प्रमुख इंसा ए मुमलिक या दबीर ए मुमलिक कहलाता था। इसके अलावा चौथा एक प्रमुख विभाग था दीवान ए रसालत जो विदेश विभाग या एवं धार्मिक विभाग था। इसका प्रमुख रसालत ए मुमलिक कहलाता था। तो ये था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के पश्चात अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन को। प्रांतों को इक्ता इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। प्रांतों को इक्ता अथवा विलायत कहते थे। प्रांतों के गवर्नर को इक्तादार वली मुक्ता व नायब कहा जाता था। इक्ता वास्तव में स्थानांतरणीय भू राजस्व अधिन्यास था। मुक्ता या वली अपने नियंत्रण क्षेत्र में सेना व राजस्व विभाग का प्रधान होता था। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना व न्याय का प्रबंध करना भी इसका प्रमुख कार्य था। यह अपने कार्यों से संबंध में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा इनकी नियुक्ति भी सुल्तान के द्वारा होती थी। मुक्ता या वली को सैनिक कार्यों के अतिरिक्त कर संग्रहण तथा न्यायिक कार्य भी करने पड़ते थे। अतः इन्हें अधिक स्वायत्तता भी प्राप्त थी। इक़्तादार या मुक्ता को आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सेवा व सहायता देनी पड़ती थी। प्रांतों में वित्तीय विभाग की देखरेख के लिए साहिब ए दीवान अथवा ख्वाजा नामक अधिकारी होते थे। प्रांतों में राजस्व वसूली का कार्य नाजिर एवं वकूफ नामक अधिकारी करते थे। सैनिक मामलों के लिए प्रांतीय नायब आरिज थे। वजीर की सिफारिश पर सुल्तान द्वारा नियुक्त ख्वाजा की सहायता के लिए मुत्सरिफ और कारकुन नामक अधिकारी थे। राजस्व विभाग के समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों को कारकुन कहा जाता था। फौजदारी मुकदमे वली द्वारा तथा दीवानी मुकदमे काजी द्वारा देखे जाते थे। सुल्तान को सभी बातों से अवगत रखने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक बरीद या गुप्तचर अधिकारी होता था। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में खालसा प्रदेशों के अतिरिक्त 11 प्रांत थे। बर्नी के एक विवरण के अनुसार दिल्ली सल्तनत में दक्षिणी भारत को छोड़कर कुल 20 प्रांत थे। शिहाबुद्दीन अल उमरी के अनुसार 23 प्रांत थे। इब्न बतूता के अनुसार 23 प्रांत थे। प्रांतों के अतिरिक्त केंद्र द्वारा शासित प्रदेश खालसा भी थे जहां पर अमीरों एवं व सेनाओं द्वारा शासन कार्य देखा जाता था। प्रांतीय प्रशासन के पश्चात जिला या जिले को सिख कहा जाता था। जिला या सिख प्रशासन। सिक्कों का निर्माण 1279 ईस्वी में बलबन ने किया था। उसने समाना तथा सुनम प्रांतों को सिक्कों में विभाजित किया। सिख का प्रशासन सिखदार द्वारा चलाया जाता था। परगना इसमें कई गांव थे। परगने में आमिल एवं मुंसिफ मुशरिफ नामक अधिकारी होते थे। इसमें आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था तथा मुंसिफ राजस्व विभाग का प्रधान होता था। परगने में शांति व्यवस्था की स्थापना करना आमिल का प्रमुख कार्य था। प्रत्येक परगने में आमिल सरहंग मुशरिफ मुहासिल तथा गुमास्ते नामक अधिकारी थे। राजस्व का लेखा रखने के लिए कारकुन भी होते थे। अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक के समय में दोआब में 55 परगने थे। गांव मौजा या गांव सल्तनत काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। गांव के मुखिया को मुकदम कहा जाता था। ग्रामीण लेखाकार को पटवारी कहा जाता था। यह गांव में शांति व्यवस्था की स्थापना करता था तथा शासक को लगान वसूलने में मदद करता था। दिल्ली सल्तनत में चौधरी भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी। वे जजिया खराज गृह कर व चराई कर से मुक्त थे। विभिन्न सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग विभाग और उनके सुल्तान कौन से सुल्तान के द्वारा स्थापित किए गए थे। दीवान आरिज या दीवान अर्ज बलबन के द्वारा स्थापित।
दीवान वकूफ जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित विभाग। दीवान अमीर कोही दीवान अमीर कोही जो है दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित। दीवान सियासत भी एमबीटी के द्वारा। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। दफ्तर ए रोजगार यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। वकील ए सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय के द्वारा स्थापित। और इमलाक विभाग यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित विभाग था। जिला प्रशासन के पश्चात सेना सेना मंगोलों की दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित थी। अमीर खुसरो व अल उमरी मसालिक उल अबसार का लेखक ने इसका उल्लेख किया है। सल्तनत का सैन्य संगठन तुर्की एवं मंगोल पद्धति पर आधारित था। सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। इसका प्रधान आरिज ए मुमालिक था। सेना का प्रधान सुल्तान होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था। शाही अंगरक्षकों व शाही गुलामों की सेना को खास खेल कहा जाता था। खास खेल सुल्तान के सैनिकों को कहा जाता था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सल्तनत की सेना को शाही सेना के रूप में संगठित किया, जिसे सर ए जानदार कहा जाता था। इल्तुतमिश के समय केंद्रीय सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता प्रदान किया। स्वार ए कल्ब शाही घुड़सवार सेना। शमसी घुड़सवार इल्तुतमिश की व्यक्तिगत घुड़सवार सेना जो 2 या 3 हजार थी। स्वार ए बरगुस्तवानी शस्त्रधारी घुड़सवार सेना। खिलजी काल में मंगोलों में प्रचलित सैनिक वर्गीकरण वाले शब्दों का प्रयोग मिलता है। अमीर ए दह 10 सैनिकों का सेनानायक। अमीर ए सदा 100 सैनिकों का सेनानायक। अमीर ए हजारा 1000 सैनिकों का सेनानायक। अमीर ए तुमन 10,000 सैनिकों का सेनानायक। अमीर खुसरो ने किरानुसादेन में मुगल पद तुमान 10,000 सैनिक का उल्लेख किया है। यह संपूर्ण वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई थी। यह सैनिक वर्गीकरण पदसोपान सूचक होने के साथ साथ सैन्य व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रीय भूत होने का आभास दिलाता है। अमीर खुसरो की किरान उस सादेन में सर्वप्रथम उपयुक्त वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों के संदर्भ में तुमन का विवरण देता है। बर्नी ने इस वर्गीकरण को इस प्रकार स्पष्ट किया है। सरखेल सरखेल जो है 10 चुने हुए यक अस्पा स्वार थे, सबसे छोटी इकाई। सिपह सालार के अंदर 10 सरखेल आते थे। अमीर के अंदर अंतर्गत 10 सिपह सालार होते थे। मलिक के अंदर अंतर्गत 10 अमीर होते थे और खान के अंतर्गत जो 10 मलिक यह सबसे बड़ी इकाई होती थी। सुल्तान सुल्तान के अंडर में कम से कम 10 खान होते थे। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था। खान उपाधिकारी का सैन्य वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं था। नोट सल्तनत काल में बलबन अलमास बेग व मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खान की उपाधि प्रदान की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने व सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा की शुरुआत की थी। सैनिकों की सीधी भर्ती व नगद वेतन देना शुरू किया तथा अक्ता प्रदान करने की प्रथा बंद कर दी थी। अलाउद्दीन के समय कुछ मुक्ता सैनिकों के वेतन से कमीशन काट लेते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इस प्रथा को समाप्त किया व सैनिकों के वेतन रजिस्टर की जांच करने लगा। सैनिकों का वेतन रजिस्टर वसीलात ए हसम कहा जाता था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वप्रथम सैनिक अधिकारियों व उनके अधीनस्थ सैनिकों के वेतन का विवरण मिलता है जो अल उमरी द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार शाही सैनिकों को 600 टंका वार्षिक तथा खान को 2 लाख टंका वार्षिक वेतन मिलता था। सैनिक अधिकारियों को वेतन अक्ता के रूप में तथा सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने सैनिक पदों व इक्ताओं को आनुवंशिक कर दिया।
उसकी उसकी सेना में गुलामों ने फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। फिरोज तुगलक ने नगद वेतन के स्थान पर अक्ता के रूप में वेतन वजह प्रदान किया। इस प्रकार सैनिक वजहदार कहलाए। बलबन पहला शासक था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए। 1270 ईस्वी में वह लाहौर गया तथा वहां के किले का पुनर्निर्माण करवाया। बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुनाम, बठिंडा, लाहौर व दीपालपुर में किलों की श्रृंखला बनवाई। किले का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल कहलाता था। मुफरिद अभियंता थे जो किले में हथियारों की देखभाल करते थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर में तत्कालीन दुर्गों का वर्णन किया। इसने ग्वालियर दुर्ग को हिंद का मोती कहा। कालिंजर दुर्ग को सिकंदर की दीवार के समान शक्तिशाली बनाया। मफरूज इस भूखंड से प्राप्त आय किले की सेना के लिए रखी जाती थी। सेना के मुख्य तीन भाग थे। सेना के जो मुख्य तीन भाग थे, घुड़सवार सेना, गज सेना मुख्यतः बंगाल से, और पैदल सेना, जिसे पैदल सेना को पपायक कहा जाता था। सल्तनत कालीन संगठन में अश्वारोहियों का स्थान सर्वोपरि था। सैनिकों के दो प्रकार थे। दो प्रकार, मुस्तब वजहिस जो स्थायी सैनिक थे, और गैर वजह जिसे गैर वजहिस कहा जाता था, जो अस्थायी सैनिक थे। पैदल सेना पायक, कुशल पायक बंगाल से आते थे। पैदल सेना जो पायक कहलाते थे। मुरतब यकस्पा यह एक सामान्य सैनिक था जिसके पास एक घोड़ा था। धानुक धनुर्धारी सैनिक। बहर का अध्यक्ष अमीर बहर होता था। सुल्तान के पास नदी में चलने वाली नाव का बेड़ा। तलेय या यजकी सेना में गुप्तचरों को तलेय या यजकी कहा जाता था, जिन्हें शत्रुओं की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। सल्तनत काल में बारूद, गोले व तोपखाने का निर्माण नहीं किया गया। सर ए सिलाहादार शस्त्रागार का प्रबंधक होता था। बाखरी बाखरी कालाचूरी, रुदिना, मोजे दरिया उत्तम प्रकार की तलवार, निभा, मखबर, मंगोहर यह सब तलवारों के प्रकार थे। खुद व माइफर इस्पात निर्माण, सिरत्राण व कवच। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्त्रियों के साथ सेना के जाने पर प्रतिबंध लगाया था। उस कुंजीर शब्द तोपखाने का बिगड़ा हुआ रूप था। मगरिब, मंजनीक व अरादा। इसका प्रयोग भारी पत्थर फेंकने में या धातु के गोले फेंकने के लिए किया जाता था। चर्क शिला प्रक्षेपास्त्र, फलाखोन, गुलेल। करगज एक चलायमान मंच था जिस पर खड़े होकर घेरा डालने वाले अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर शत्रु पर आक्रमण कर सकते थे। सबत यह एक सुरक्षित गाड़ी जो प्रक्षेपक से रक्षा करती थी। पाशेब यह घेरा डालने वाले सैनिकों द्वारा बनाया जाता था, जो ढलवा टीले जैसा होता था और किले की ऊंची दीवारों और ऊंची किले की ऊंची दीवार की ओर जाता था। प्राय इसका प्रयोग इंजन को चढ़ाने और किलों को तोड़ने में किया जाता था। माल ए गनीमह लूट का माल, इसे खम्स कहा जाता था। न्याय व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने न्याय व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। न्याय संबंधी कार्यों के लिए एक विशेष प्रशासनिक विभाग जो दीवान ए कजा कहलाता था, इसका प्रधान काजी था। सुल्तान स्वयं न्याय का स्रोत था। सल्तनत में कई प्रकार के कानून थे। मुसलमानों पर शरीयत के आदेश मान्य थे और हिंदुओं को उनके धार्मिक कानून। शरीयत के नियमों के अलावा सुल्तानों द्वारा स्वतंत्र रूप से कानून बनाए जाते थे जो जाब्ता कहलाते थे। सुल्तान न्याय का अंतिम स्रोत था। धार्मिक मुकदमों का निर्णय करते समय वह मुख्य सद्र एवं मुफ्ती की सहायता लेता था। धर्मनिरपेक्ष मुकदमों में काजी सुल्तान की सहायता करता था। दीवान ए कज्जा न्याय विभाग, इसका अध्यक्ष काजी उल कुजात कहलाता था। यह न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। इसके अधीन नायब काजी एवं अदल होते थे। प्राय एक ही व्यक्ति को सद्र ए जहां एवं काजी उल कुजात दोनों पद दे दिए जाते थे।
फिरोज तुगलक ने सद्र एवं काजी के पदों को अलग अलग कर दिया। अमीर ए दादबे ए हजारत, अमीर ए दादबे ए हजारत, यह राजधानी का न्यायाधीश होता था। इसका कार्य प्रभावशाली व्यक्ति को दरबार में प्रस्तुत करना था। कोतवाल नगरपालिका पुलिस का प्रमुख अधिकारी। काशी ए लश्कर, सेना का न्यायाधीश। मुस्लिम कानून के चार स्रोत हैं: कुरान, हदीस, इजसा और कयास। कुरान जो मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत था, हदीस जो हजरत मोहम्मद के कथनों एवं कार्यों का संग्रह था, इजसा कानून का मुजतहिद द्वारा व्याख्यापित स्रोत, और कयास तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या। फिकह इस्लामी धर्मशास्त्र को फिकह कहा जाता था। प्रांतों में चार प्रकार के न्यायालय थे: वली या गवर्नर का न्यायालय, प्रांतों का सर्वोच्च न्यायाधीश। काजी ए सूबा का न्यायालय, इसकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा मुख्य काजी की सिफारिश पर की जाती थी। यह दीवानी तथा फौजदारी दोनों मुकदमों की सुनवाई करता था। दीवान ए सूबा का न्यायालय, यह भूमि राजस्व संबंधी मामलों का निर्णय करता था। सद्र ए सूबा का न्यायालय धर्म से संबंधित। प्रांत न्यायालय में भी केंद्र की भांति मुफ्ती, मुहतसिब और दादबग होते थे। प्रांतों के न्यायिक उपविभागों में काजी, फौजदार, आमिल, कोतवाल और ग्राम पंचायत शामिल थे। काजी एवं मुफ्ती का पद प्राय वंशानुगत होता था। सल्तनत के शासनकाल की एक विशेषता यह थी कि उन्होंने जनता के व्यक्तिगत रीति रिवाजों अथवा स्थानीय शासन प्रणाली में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। ग्राम पंचायत अपना शासन करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। वह भूमि वितरण संबंधी कार्य स्वयं किया करती थी और स्थानीय झगड़ों पर भी निर्णय देती थी। पंचायत लोगों से कर वसूल करके सरकारी खजाने में जमा कराती थी। सल्तनतकालीन आर्थिक अव्यवस्था। सल्तनतकालीन आर्थिक व्यवस्था। मध्यकालीन भारत में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। दिल्ली सल्तनत की कृषि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाना था। उत्तर भारत में वर्ष में दो फसलें उगाई जाती थी: खरीफ तथा रबी। गंगा के मैदान में आमतौर पर गेहूं, जौ, चना, दालें, गन्ना, कपास, तिलहन उगाए जाते थे। पैमाइशी भूमि में राजस्व आंशिक या पूर्णतः अनाज के रूप में एकत्र किया जाता था। भारत में नगद राजस्व वसूलने का प्रथम साक्ष्य 1213 ईस्वी के रतनपुर के कलचुरियों के सामंत महामंडलिक परंपराज के अभिलेख से मिलता है। अपनी राजस्व व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी संख्या में आमिल, मुहासिल, मुत्सरिफ, नवसिद्ध, सरहंग व गुमास्ता नामक पदाधिकारी नियुक्त किए, जिनका उद्देश्य जिनका उद्देश्य अधिशेष राशि सरकारी कोष में जमा करवाना था। दीवान ए मुस्तखराज, राजस्व अधिकारियों के बकाया की वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह विभाग गठित किया। फाजिल अधिशेष। अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व संबंधी सुधारों। प्रथम मुसलमान शासक जिसने कृषकों से सीधा संबंध स्थापित किया। भू राजस्व संबंधी सुधारों से जो परिवर्तन आए उसको मोहम्मद हबीब ने ग्रामीण क्रांति की संज्ञा दी थी। ग्यासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि मुखियाओं की दशा ऐसी होनी चाहिए कि वे न तो इतने धनी हो कि विद्रोह कर पाए और न इतने असहाय व निर्धन हो कि जिससे उनको खेती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। सुरसती सुरसती बंगाल में सर्वोत्तम प्रकार का चावल उत्पादन होता था। धार जो मालवा में गेहूं का उत्पादन अच्छा होता था। अमीर खुसरो ने अपनी रचना एजाज ए खुसरवी में पान की 42 किस्मों का जिक्र किया है। आगरा के पास बयाना वर्तमान भरतपुर में नील की सर्वश्रेष्ठ किस्म होती थी। अहमदाबाद के पास सरखेज में भी उच्च श्रेणी की नील पैदा होती थी। दोआब खुर्जा, कोइल कोइल अलीगढ़ में भी नील का उत्पादन होता था, लेकिन यह घटिया किस्म की नील होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने
किसानों को तकावी ऋण जिसे सौंदर्य कहा गया, सौंदर्य दिए। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इनको माफ कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के दिल्ली के निकट 1200 बगीचे लगवाए थे तथा नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। हालांकि नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर हाब ए सर्ब नामक कर भी लगाया था, जो उपज का 10वां हिस्सा था। मध्यकाल में निम्न कोटि की फसलों के स्थान पर उच्च कोटि की फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाता था। प्रमुख उत्पादक स्थल और फसलें। सरस्वती स्थल जो बंगाल का क्षेत्र था, सरस्वती, यहाँ पर सर्वोत्तम प्रकार का चावल उत्पादित होता था। मालवा के धार नामक स्थान पर गेहूं और पान होता था। अमीर खुसरो ने एजाज ए खुसरवी में पान की 42 किस्मों का उल्लेख किया है। काड़ा और मणिपुर में चावल, गेहूं और शक्कर प्रमुखतः होते थे। हाजीपुर हाजीपुर जो बिहार का क्षेत्र है, और कटहल और तिरहुत, यहाँ पर उत्तम किस्म के संतरे उत्पादन होते थे। हिसार फिरोजा में तिलहन व दालों के लिए प्रसिद्ध था। बिहार माधी पान के लिए प्रसिद्ध था। राजस्थान का बयाना क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ किस्म की नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। गुजरात के खेज क्षेत्र में उच्च श्रेणी का नील उत्पादन होता था। सिंध के सेहवान में उच्च श्रेणी का नील होता था। इसके अलावा दोआब कोयल जो अलीगढ़ का क्षेत्र था, वह खुर्जा, यहाँ पर घटिया नील का उत्पादन होता था। लाहौरी नील बयाना व दोआब क्षेत्र से लाहौरी लाहौरी कारों में लाई जाती थी। मालवा व बिहार में अफीम, बंगाल में सन, कश्मीर में केसर, देवगिरी में अनार व अंगूर और राजस्थान के जोधपुर में अनार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। सल्तनत काल की भूमि चार प्रकार की थी। सल्तनत काल की जो भूमि है यह चार प्रकार की भूमि थी। चार प्रकार कौन से थे? तो चार प्रकार थे: खालसा या मेहरूसा भूमि, इसके अलावा राणा का भूमि, मदद ए मास और इक्ता भूमि। सबसे पहले नंबर पर है खालसा। खालसा या मेहरूसा भूमि। खालसा या मेहरूसा भूमि यह सीधे सुल्तान के नियंत्रण में थी। इसकी आय सीधी केंद्रीय खजाने में जाती थी। इमलाक खालिसा सुल्तान की निजी आय थी। मेहरूसा केंद्रीय रक्षक सेना युक्त शहर था। खालसा भूमि से सरकार भूमि कर, चौधरी, मुकदम आदि स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से वसूलती थी। आमिल नामक पदाधिकारी राजस्व संग्रहित कर राजकोष में जमा करवाता था। इन क्षेत्रों में सहना, अमीर या मलिक नामक अधिकारी कार्य करते थे। खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। फिरोज तुगलक ने समस्त खालसा भूमि का राजस्व स्थायी रूप से निश्चित किया। बरनी के अनुसार कोल, बरन, अमरोहा, मेरठ, काविर, अफगानपुर व गंगा यमुना दोआब का सारा क्षेत्र खालसा भूमि में था। सुल्तान मसूद शाह के समय बठिंडा को साधारण एकता में परिवर्तित कर दिया गया। दूसरी है राणा का भूमि। राणा का भूमि सुल्तान के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि राणा का भूमि कहलाती है। मदद ए मास यह दान के रूप में प्रदत्त कर मुक्त भूमि होती थी। इस प्रकार की भूमि सुल्तान धार्मिक लोगों, उलेमाओं, विद्वानों व धार्मिक संस्थाओं को प्रदान करता था। मिल्क जो राजा द्वारा प्रदत्त भूमि थी। वक्फ धर्म व शिक्षा की सेवा पर प्रदत्त भूमि। इनाम या इंद्रात पेंशन के रूप में प्रदत्त भूमि। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने मिल्क, वक्फ या इनाम के रूप में प्रदत्त भूमियां जब्त कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दी। अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक के समय सर्वाधिक अनुदान दिए गए। सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोरलैंड ने अनुदान कहा है। खिदमती प्राजित अथवा अधीनस्थ भारतीय सरदारों द्वारा देय कर था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने पहली बार भूमि की नाप जोख मसाहत करवाई तथा इसके लिए विश्वा को एक इकाई माना। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भू राजस्व वसूला था। खराज भूमि। खराज भूमि जो यह गैर मुसलमानों के अधिकार में रहने वाली भूमि थी। यहाँ से उपज का
20% भू राजस्व लिया जाता था। फाजिल फाजिल जो अधिशेष अथवा बकाया राजस्व। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश व्यवस्था मसाहत प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश व्यवस्था मसाहत प्रणाली का परित्याग कर दिया तथा नस्क ए हुक्म ए आसिल और बंटाई प्रणाली को पुनः शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक को दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गैर कृषि भूमि को जोत के अंतर्गत लाना था। अब मुकाता ठेके पर जमीन देने की प्रथा, मुगल काल में इसे इजारा प्रथा नाम से जाना गया। चौथा है इक्ता भूमि। इक्ता से तात्पर्य वेतन के बदले में प्रदत्त स्थानांतरण भू राजस्व अधिन्यास। इस दिशा में पहला कदम इल्तुतमिश ने उठाया जब उसने व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रथा सल्तनत में लागू की। उसने राज्य को अनेक छोटे बड़े भूखंडों में विभक्त कर दिया जो इक्ता कहलाते थे। इनमें सैनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने छोटी इक्ताओं को खालसा में बदल दिया और इक्ता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इक्ता में सुल्तान का हस्तक्षेप चरम पर पहुंच गया। लोदियों के काल में इक्ता शब्द का प्रचलन कम हो गया, वह सरकार शब्द का प्रचलन बढ़ गया। अल्मावर्दी ने दो प्रकार के इक्ताओं का उल्लेख किया है, जिसमें इक्ता ए तमलीक और इक्ता ए इस्तिगाल। इक्ता ए तमलीक के अंतर्गत अमीरों को प्रदान की जाने वाली भूमि आती है। खालसा के प्रांतीय स्तर की इक्ता थी। इसके अंतर्गत वह भूमि थी जो या तो बंजर थी या जिसमें खाने होती थी। यह हस्तांतरणीय इक्ता थी जिसका संबंध अब भूमि से था। इक्ता इस्तिगाल वजीफे तथा वृत्तियों एवं अनुदानों में दी जाने वाली भूमि आती है। इसे स्वभोगाधिकार संबंधी इक्ता भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने वली और अमीर के पदों को अलग कर दिया, अर्थात इक्ता क्षेत्र में राजस्व व आर्थिक उत्तरदायित्व का सैनिक कार्यभार से पृथक्करण। फिरोज तुगलक के काल में इक्ता स्थानांतरण की प्रथा कमजोर हुई। फिरोज तुगलक ने इक्तदारी को वंशानुगत बना दिया और पुनः भूमि के माध्यम से वेतन देना प्रारंभ कर दिया, जिसे अब वजह कहा जाता है। फिरोज तुगलक ने इकलाकनामा का प्रचलन किया, जो लगान से वेतन प्राप्त करने का नियुक्ति पत्र होता था। मवास भूमि खालसा एवं इक्ता के अंतर्गत थी। इस क्षेत्र में लगान वसूली कठिन थी तथा शक्ति प्रयोग अथवा प्रदर्शन से ही लगान संभव हो पाता था। सल्तनत काल में राजस्व के स्रोत सल्तनत काल में राजस्व के स्रोत कौन कौन से थे? इस्लामी कर प्रणाली युक्त तथा यथार्थ पर आधारित थी। मुस्लिम विधिवेताओं ने राज्य के वित्त को दो भागों में विभाजित किया, धार्मिक जकात और धर्मनिरपेक्ष जजिया खराज एवं खुम्स। पहला जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जिसके बदले में उसके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होती थी तथा वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए गए थे। जजिया कर देने वालों को अहल ए जिम्मा या जिम्मी कहा जाता था। फिरोज तुगलक के शासनकाल से पूर्व जजिया खराज का ही भाग था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में इन दोनों को पृथक किया गया। इसामी के अनुसार बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह हिंदुस्तान का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया नहीं लिया। कश्मीर में जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर से जकात कर हटा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने मिल्क वक्फ या इनाम के रूप में प्रदत्त भूमि जब्त कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दी। अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक के समय सर्वाधिक अनुदान दिए गए। सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोरलैंड ने अनुदान कहा। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर उनकी संपत्ति के 2.5% अर्थात 40वां भाग की दर से लिया जाता था। ज़कात कर दो प्रकार की संपत्तियों पर लगाया जाता था। प्रत्यक्ष संपत्ति जो पशु
और कृषि उत्पाद, अप्रत्यक्ष संपत्ति, सोना, चांदी व व्यापार पर। संपत्ति पर ज़कात कर तभी देना पड़ता था जब उस संपत्ति के व्यक्ति द्वारा 1 वर्ष तक उपभोग कर लिया जाता हो तथा वह संपत्ति निर्धारित मात्रा से अधिक हो। निसाब संपत्ति की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अधिक होने पर ज़कात देना पड़ता था। उस्र यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। मुस्लिम कृषकों की भूमि उसरी कहलाती थी। जहाँ प्राकृतिक साधनों द्वारा सिंचाई होती थी, वहाँ 10% की दर से तथा कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होती थी, वहाँ 5% की दर से यह कर वसूला जाता था। खम्स या खुम्स माल ए गनीमह है। यह लूटे हुए धन या भूमि में गड़े खजाने या खानों से प्राप्त धन में राज्य का 1/5 20वां हिस्सा था तथा 4/5 80% भाग पर सैनिकों या खजाना ढूंढने वाले का अधिकार होता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस दर को उल्टा कर दिया था। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना हिस्सा नहीं लिया। खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था जो उपज का 1/3 से 1/2 होता था। खराज न देने वाले क्षेत्रों को मवास घोषित किया जाता था एवं दंड दिया जाता था। अवबाव अतिरिक्त कर यह अतिरिक्त कर राजस्व निर्धारण, संग्रहण व राजस्व अधिकारियों पर किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए होते थे। यह कर कुल भू राजस्व वसूली का 10 से 25% तक होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अववावों को समाप्त कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से इन्हें शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अववाब राशि को कुल राजस्व के अधिकतम 4% तक सीमित कर दिया। खिदमती अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त कर। तरकात तरकात जो किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के होने पर उसकी संपत्ति को सरकारी कोष में जमा कराना तरकात कहलाता था। आयात पर भी कर लगता था जिसकी दर व्यापारिक वस्तुओं के लिए 2.5% और घोड़ों के लिए 5% थी। आयात कर की दर गैर मुसलमानों के लिए मुसलमानों से दुगुनी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1340 ईस्वी में आयात निर्यात पर लिए जाने वाले तटकर में कमी कर दी। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। मुकुस मुकुस है जो व्यापार पर कर या जिसे चुंगी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम चराई एवं घरी गृह कर लगाया था जिसे फिरोज तुगलक ने समाप्त किया। मोहम्मद तुगलक के समय प्रांतों में मुकादा प्रथा देखने को मिलती है। सिंचाई सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक सुंदर झील हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिंचाई के लिए हौज ए खास या हौज ए अलई का निर्माण करवाया। बर्नी ने अलाउद्दीन द्वारा सीरी में बनाए गए बंद ए सीरी या बड़े जलाशय के निर्माण का उल्लेख किया है। सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक काल में हुआ। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुओं की खुदाई के लिए ऋण प्रदान किए थे। इस काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक विकसित हुई जिसे गियर प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली साक्या के नाम से भी जानी जाती है। सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरों का विकास फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ। फिरोज ने अनेक पुल, जल सेतु व झीलों का निर्माण करवाया जिसे हौज ए तुगलक शाह, हौज ए कुतलुगवान, हौज ए शहजादा मुबारक खान तथा हौज ए शहजादा फतेह खाना प्रमुख है। हौज ए शहजादा मुबारक खान दिल्ली में फिरोज द्वारा बनवाया था। फिरोज तुगलक प्रथम शासक था। फिरोज तुगलक प्रथम शासक था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना कार्यान्वित की। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था जिसमें राजवाही तथा उलुग खानी सबसे महत्वपूर्ण नहर थी।
फिरोज शाह द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही में किया। फिरोज ने नहरों द्वारा सिंचित भूमि हाब ए सर्ब नामक कर लगाया जो उपज का 10वां हिस्सा था। बांध व तालाब। बांध व तालाब। बांध ए फतेह खां, बांध ए मलजा, बांध ए महिपालपुर, बांध ए सुक्रवान, बांध ए सिपानाहा, बांध ए वजीराबाद इत्यादि उस समय के प्रमुख बांध थे। सुल्तान कुतुबुद्दीन के शासनकाल में गुजरात में काकरिया झील का निर्माण हुआ। सूफी संत हुसैन चिश्ती नागौरी ने मुस्तफा सागर झील का निर्माण करवाया। प्राचीन भारत में सिंचाई हेतु गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए रहट तकनीक के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इस काल में रहट जैसी तकनीक में गियर प्रणाली होती थी। रहट का पहला विस्तृत विवरण 16वीं शताब्दी में बाबरनामा में मिलता है, जहां इस तथ्य को उल्लेखित करना पारस्किक होगा कि भारत में सर्वप्रथम चरखे का उल्लेख इसामी के द्वारा लिखित पुस्तक फुतुह उस सलातीन में मिलता है तथा सिलेंडर और पिस्टन वाला सिरिंज का सर्वप्रथम उल्लेख फादर मोस्टेट ने किया था। मलिक मोहम्मद जायसी 15वीं-16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अवध में रहट के प्रयोग का उल्लेख किया है। साम्राज्य में तुर्कों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को बनाया। यह व्यवस्था बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताब उल खराज में लिपिबद्ध है। आमिल आमिल जो राजस्व वसूली का प्रभारी अधिकारी होता था। तरसरूफ राजस्व संकलन का कार्य है। भू राजस्व। सल्तनत काल में कर नगद और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। खालसा क्षेत्र में कर अनाज के रूप में लिया जाता था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर निर्धारण के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसने मसाहत प्रणाली की शुरुआत की जिसके तहत भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की वसूली के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था को हटाकर बंटाई प्रथा या वास्तविक हासिल के आधार पर लगान निर्धारित करने के आदेश जारी किए। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों की भलाई के लिए यह निश्चित किया कि एक वर्ष में लगान 1/11 से 1/10 भाग से अधिक न बढ़ाया जाए। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि ऋण जिसे तकावी ऋण कहा गया, तकावी ऋण को माफ कर दिया। गजनवी के समय भारत में कर वसूलने की प्रणाली सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लागू की गई थी। कर निर्धारण का ज्ञान सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। भू राजस्व निर्धारण की प्रणालियां। भू राजस्व निर्धारण की प्रणालियां बंटाई या मोली, भावली या किस्मत ए गल्ला। राजस्व आंकने का वह तरीका जिसमें राजस्व का उसके प्रतिनिधि उपज से सीधा हिस्सा प्राप्त करते थे। बंटाई तीन प्रकार की थी। बटाई तीन प्रकार की थी। कौन सी? खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई खड़ी फसल से अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकार का हिस्सा तय कर दिया जाता था। लंक बटाई इसमें फसल काटने के बाद अनाज से भूसा अलग किए बिना खलिहान से हिस्सा बांटना। और रास बटाई अनाज से भूसा अलग करने के बाद बंटवारा करना। बंटाई प्रणाली अधिकांश उन क्षेत्रों में लागू की जाती थी जहां पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन था। दूसरा मुक्ताई। मुक्ताई जो यह लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली नस्क थी। यदि पद्धति मुगल काल में कनकुत कहलाती थी। यही पद्धति है जो मुगल काल में कनकुत कहलाती थी। इस पद्धति में किसान तथा सरकारी कर्मचारी आपसी समझौते से उपज का आंकलन करते थे जिसके आधार पर किसान राजस्व देता था, अर्थात अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण।
ठेकेदारी पर राजस्व वसूली को मुक्ता व्यवस्था कहा जाता था। तीसरा, मसाहत। यह भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण करने की पद्धति थी, जिसमें भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक व सिकंदर लोदी ने भी इस प्रणाली को लागू किया। सल्तनत काल में कृषक ही भूमि के स्वामी होते थे। राजा को केवल उपज का हिस्सा लेने का अधिकार था। सल्तनत काल में लगान नगद व अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। हासिल, वास्तविक प्राप्त राजस्व, जमा या महसूल, अनुमानित राजस्व। आरंभिक तुर्क सुल्तानों, अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व। आधुनिक तुर्क सुल्तानों द्वारा किसानों से उनकी उपज का 1/4 या 1/3 अंश भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरा द्वारा मान्य करों को छोड़कर अन्य सभी करों को समाप्त कर दिया था। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की भू राजस्व नीति के संदर्भ में बरनी की तारीख ए फिरोजशाही में विवरण मिलता है कि बलबन ने अपने पुत्र बुकरा खां या बुगरा खां को खराज वसूली के लिए मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी और कहा, न तो इतना ले कि प्रजा दरिद्र हो जाए और न इतना कम लेना कि वह संपत्ति की अधिकता से विद्रोही बन जाए। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व उपज का 1/2 भाग निश्चित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण की मसाहत पद्धति के अंतर्गत बिस्वा को इकाई माना। बिस्वा एक बीघा का 1/20वां भाग होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिदर के इक्ता सिहाब नामक व्यक्ति को 1 करोड़ टंके में ठेके पर दी, परंतु वह निश्चित राशि का 1/3 और 1/4 हिस्सा ही वसूल कर पाया। दौलताबाद का क्षेत्र एक साहूकार को 13 करोड़ रुपए में ठेके पर दिया, किंतु वह भी विफल रहा। सल्तनत काल में 14वीं शताब्दी में भू राजस्व की दर सर्वाधिक रही, उपज का 1/2 भाग। किस्मत ए खोती। दिल्ली सल्तनत काल में मुकदम, चौधरी, खुत जैसे मध्यम वर्ग किसानों से उपज का हिस्सा लेते थे, जिसे किस्मत ए खोती कहा जाता था, जबकि हक ए खोती उन्हें राज्य द्वारा लगान वसूली के बदले पारिश्रमिक के रूप में मिलता है। सल्तनतकालीन समाज। सल्तनत काल में अमीर दो भागों में विभाजित थे, प्रशासन से जुड़े अमीर और धार्मिक उलेमा। सल्तनत प्रशासन ने उलेमा को विशेष दर्जा दे रखा था। इनमें से जो न्यायिक प्रशासन और धार्मिक कानून से संबंधित है, उन्हें दस्तरबंदान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह एक विशेष टोपी द्वारा पहचाने जाते थे। अमीर वर्ग। इनका प्रथम बार अध्ययन के एम अशरफ के द्वारा किया गया। के एम अशरफ के द्वारा अपनी पुस्तक लाइफ एंड कंडीशन ऑन द इंडियन पीपल में किया गया। इनके पास प्रशासन की सारी शक्तियां होती थी, इस कारण वह समाज का प्रतिष्ठित वर्ग था। अमीरों को इक्ता, विभिन्न उपाधियां तथा मरातिब प्राप्त होते थे। उलेमा वर्ग। यह बौद्धिक वर्ग था जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर सलाह देने का कार्य किया करता था। अमीर वर्ग उलेमा वर्ग को हेय दृष्टि से देखा करता था। सल्तनत काल में हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था अभी भी बनी हुई थी। इस प्रकार कोई भी वर्ग विशेषाधिकार युक्त नहीं था। सभी वर्ग समान थे। हालांकि क्षत्रिय वर्ग अभी भी गांवों में हावी था। इस कारण संपूर्ण सल्तनत काल में इन सरदारों को प्रशासन में खुद मुकदम चौधरी के रूप में यही पद स्थापित थे। सल्तनतकालीन ग्रामीण समाज। जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी ने ग्रामीण समाज को 4 श्रेणियों में बांटा है। 4 श्रेणियां कौन सी? पहली, आर्थिक या आधा भाग पाने वाले अथवा कृषक, उपज की बंटाई के आधार पर खेती करने वाले किसान। दूसरे, हलवाहक, हल चलाने वाले। तीसरे, स्वतंत्र किसान, यह अपनी जमीन के मालिक होते थे, इनको खुदकास्त भी कहा जाता था। बलाहार, बर्नी ने छोटे किसानों को बलाहार कहा है। ग्रामीण
चौथे जो प्रकार था चौथा प्रकार था ग्रामीण शिल्पकार। सल्तनत काल में दास प्रथा भी विद्यमान थी। बरदाद जो युद्ध बंदी होते थे, लावड़ी, बांदी, कनीज या कनकजग जो महिला गुलाम होती थी, मावला स्वतंत्र प्रवृत्ति का गुलाम, ममलुक सेना में उच्च पदों पर नियुक्त गुलाम। गुलामों को घिलमन, कनीज, बरदा, बंदगान, लौंडी आदि कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक जिसने राजस्व बकायादारों की दास्ता को वैध कर दिया था। सल्तनत काल में मोहम्मद तुगलक के समय दासों के दाम में गिरावट दर्ज की गई। गैर कृषि उत्पादन। सल्तनत कालीन आर्थिक संसाधनों का उल्लेख आईन अकबरी में मिलता है। सल्तनत काल में कपड़ा, धातु कर्म, भवन निर्माण, खनन आदि महत्वपूर्ण उद्योग थे। और वस्त्र उद्योग। सल्तनत काल में सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग था। बंगाल, गुजरात, देवगिरी, कालीकट आदि वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। ज्योतिष्वर अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है। बर्नी द्वारा उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रेशमी व सूती वस्त्र। बर्नी ने रेशमी और सूती वस्त्रों के कौन कौन से वस्त्रों के उल्लेख किए हैं, जिसमें तस्बी, कंज माबरी, तरबेज, कमराबाद, खुज ए दिल्ली, कृपास जो एक सूती वस्त्र था इत्यादि। जरबफत सोने की कढ़ाई वाले वस्त्र, जरदोसी कढ़ाई किया हुआ सूती वस्त्र, तलब, अलब, कब्बा आदि बहुमूल्य पोशाकें थी। किमखाब, हरीरी, भीरम, चीनी खज, सुस्तरी आदि कपड़ों पर सुनहरा काम किया जाता था। ठक्कर फेरू ने दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेशों में अटाला, जुरला, करवस्का जैसे वस्त्रों का उल्लेख किया है। सीनाबक अरब व्यापारी इस बंगाली कपड़े को बहुत पसंद करते थे। कालीकट के सिरोंज के कपड़े इतने बारीक थे कि उनसे पहन लेने पर भी व्यक्ति नग्न दिखता था। सिलहट व ढाका सिलहट व ढाका बंगाल का और देवगिरी मलमल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र थे। ढाका पारदर्शी मलमल के लिए विख्यात था। मलमल एक खास बादशाह के लिए शबनम, आबेरगान व गंगाजल मलमल की प्रमुख श्रेणियां थी। वस्त्र उद्योग में प्रमुख आविष्कार नदाफ या दुनिया के कब्ज या कमान ने रुई के बीज को अलग करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। पिंजन। इस काल में पिंजन शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अभिप्राय रुई धुनियों की कमान से है। नदाफ रुई दूधने वाले को फारसी में नदाफ तथा हिंदी में धुनिया कहा जाता है। नदाफी रुई दूधने वालों पर लगने वाला कर था। तकली कताई का कार्य पारंपरिक विधि से होता था। फारसी में इसे दुख कहा जाता था। पावदानों के प्रचलन का प्रथम उल्लेख मिफ्ता उल फुजालो में मिलता है। भारत में रेशम के कीड़े पालने की प्रथम दिल्ली सल्तनत में ही शुरुआत हुई थी। भारत में रेशम के कीड़े पालने का प्रथम जो साक्ष्य है यह चीनी यात्री महुआन ने दिया है। दूरी दूरी केवल मूंगा जो असम और तसर उड़ीसा क्षेत्र। चंपा रेशम की विभिन्न किस्में हैं। केम केब खम्बात का रेशमी वस्त्र अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियंत्रित महंगी कपड़ों में से एक है। गुजरात के पटोला कपड़े भी प्रसिद्ध थे। दिल्ली सूती वस्त्रों की रंगाई विशेषकर बांधनों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध था। बेना, सरखेज, लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा, अहमदाबाद आदि रंगाई के प्रसिद्ध केंद्र थे। बंगाल का सतगांव रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। शीतल पाटी बंगाल की उत्तम प्रकार की चटाई, जौनपुर व वारंगल उत्तम प्रकार की दरी के लिए प्रसिद्ध था। सामान्य पटु एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था। सामान्य पटु एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था। बलबन के राज्यकाल में दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन रोज एक नई पोशाक पहनता था तथा संध्या में इसे उतार कर किसी गरीब को दान दिया करता था। सल्तनत काल में धातु कर्म। भारतीय इस्पात से निर्मित दमिश्क की तलवारें सर्वोत्तम मानी जाती है। 11वीं शताब्दी में सर्वोत्तम तलवारें कालिंजर, सौराष्ट्र व बनारस में बनती थी। गुजरात में निर्मित जमधार
तथा खपुआ, छुरे और धनुष बड़े प्रसिद्ध थे। बिदर सोने व चांदी के जड़ों कार्य के लिए प्रसिद्ध था। बनारस तांबे व पीतल के सम्मान के लिए प्रसिद्ध था। तांबा अधिकतर बिहार के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता था। कुमाऊं की पहाड़ियां, लाहौर स्थित सुखेत मंडी व राजपूताना भी तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल काल में लाहौर स्थित सुखेत मंडी की खानें लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध थी। सीसा उद्योग सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, बीद, गोरखपुर, अहमदनगर आदि सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। कागज उद्योग बंगाल व गुजरात कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रारंभिक कागज समरकंद उज्बेकिस्तान से मनाया जाता था। बाद में बंगाल के राजशाही जिले में कागज फैक्ट्री स्थापित की गई। हमीद कलंदर कृत खेरुल मजलिस से पता लगता है कि 14वीं शताब्दी में के प्रारंभिक वर्षों में कागज का इतना व्यापक उत्पादन होने लगा कि दिल्ली के हलवाई अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए अपने माल को कागज के टुकड़ों में लपेट कर देते थे। अमीर खुसरो ने समी या सीरियन कागज के दिल्ली में बनाए जाने का वर्णन किया है। हाथी दांत दिल्ली व मुल्तान के लिए प्रसिद्ध थे। सुल्तान सिकंदर लोदी के काल में मियां ताहा ने हाथी दांत से कागज का एक पन्ना बनाया था। हीरा पन्ना व दक्षिणी भारत में हीरो का खनन होता था। माबर प्रदेश पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोती सीप के लिए मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध थी। पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट व क्विलोन में जहाज निर्माण व मरम्मत का कार्य किया जाता था। कन्नौज के निकट धर्मपत्न भी जहाज निर्माण का केंद्र था। नौशेरी, असम, बनारस आदि सुगंधित द्रव्यों के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल, उड़ीसा व मालवा, गोंद लाख के लिए प्रसिद्ध थे। सल्तनत काल में साख व ऋण सल्तनत काल में साख व ऋण मध्यकालीन भारत में राज्य द्वारा तकावी कृषि ऋण दिए जाने का उल्लेख 14वीं शताब्दी से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने इस व्यवस्था को प्रशासनिक आर्थिक नीति का भाग बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इससे पूर्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य की तरफ से ऋण प्रदान किया था। उसने मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टन के ऋण के रूप में प्रदान किए। मध्यकालीन भारत में ऋण देने का कारोबार साहूकार तथा महाजन द्वारा किया जाता था। बनिया समाज के वे व्यक्ति जो व्यापार के साथ साथ बैंकिंग व ब्याज पर ऋण देने का कार्य करते थे, महाजन कहलाते थे। बरनी की तारीख ए फिरोजशाही में सर्वप्रथम साहूकारों का लिखित उल्लेख मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक का काल साहूकारों का स्वर्ण काल कहलाता है। अब मुसादात इक़्तादार को मांग करने पर शाही खजाने से दिया जाने वाला ऋण, यह ब्याज मुक्त नहीं होता था। हुंडी जो संस्कृत के हुंडिका शब्द से बना है, का प्रारंभिक वर्णन कल्हड़ की राज तरंगिणी में मिलता है। हुंडी जो संस्कृत के हुंडिका शब्द से बना है, इसका प्रारंभिक जो वर्णन मिलता है यह कल्हड़ की राज तरंगिणी के अंदर प्राप्त होता है। हुंडी प्रणाली को संचालित करने वाले मोदी व सर्राफ थे। मध्यकालीन भारत में दलालों की सहायता से व्यापार चलाया जाता था। दलाल वर्ग वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायता करता तथा हर सौदे में दोनों पक्षों से 1% कमीशन लेता था। दलालों के अतिरिक्त बंजारे भी व्यापारिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाते थे। वह देश के दूरस्थ भागों से अनेक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का कार्य करते थे, जिसके बदले जिसके बदले उन्हें उचित लाभांश दिया जाता था। बलबन द्वारा तुगरिल खां का पीछा करते समय बंजारों ने भी उसका मार्गदर्शन किया था। सल्तनतकालीन मुद्रा प्रणाली एडवर्ड थॉमस प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने अपनी कृति द क्रॉनिकल ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली तैयार करने में सल्तनतकालीन मुद्रा का स्रोत के रूप में प्रयोग किया है। देहलीवाल मुद्रा यह मुद्रा दिल्ली में 12वीं शताब्दी में प्रचलित थी। यह मुद्रा चांदी की बनी हुई थी।
गुलाम वंश के शासकों ने भी सिक्कों को जारी रखा। इन पर बैल व घुड़सवार की आकृतियां बनी हुई थी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली का जनक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली का जनक इल्तुतमिश इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम उसी ने चांदी का टंका व तांबे का जितल का प्रचलन किया। इल्तुतमिश के नागौर से जारी किए गए घुड़सवार शैली के सोने के सिक्के भी मिलते हैं। इन पर कलम व खलीफा का नाम अंकित है। यह 1211, 1217 और 1219 के हैं। इल्तुतमिश द्वारा मिश्रित धातु के सिक्के भी जारी किए गए, जिन पर एक तरफ इल्तुतमिश की उपाधियां व दूसरी तरफ श्री सुल्तान लितिमिस, श्री हमीर आदि देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण होने के साथ चौहान अश्वारोही आकृति भी अंकित है। इल्तुतमिश ने 8 ग्रेन का सबसे छोटा अदल नामक सिक्का भी चलाया। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्कों पर टकसाल का नाम मिलता है। सर्वप्रथम 1219 ईस्वी के चांदी के टांके पर उसके एक सिक्के पर टकसाल का नाम बिलाल हिंद मिलता है। इल्तुतमिश के तांबे के सिक्कों पर जैरब उल सुल्तान, अदल सुल्तान, अल सुल्तान व हजरत दिल्ली अंकित है। रजिया सुल्तान ने लखनौती में नया टकसाल खोला। रजिया के सिक्कों पर उसकी उपाधि उम्दत उल निस्वा तथा दूसरी ओर चौहान अश्वारोही की आकृति के अंदर श्री हमीर देवनागरी लिपि में अंकित है। सुल्तान बहराम शाह ने मिस्र धातु के सिक्के चलाए। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम का उल्लेख मिलता है। बलबन ने दुगान एक ग्यासी नामक सिक्का चलाया। बलबन ने सुल्तानपुर, अलवर, फकराबाद में नई टकसाल खुलवाई। अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर एक तरफ अल सुल्तान अला आजम अलाउद्दीन तथा दूसरी ओर सिकंदर अल सानी अल खिलाफत नासिर अमील उल अल मोमनिन के साथ टकसाल का नाम व तिथि अंकित है। इस प्रकार उसने अपने सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मिश्रित धातु चांदी व तांबा के दुगुनी व यज्ञनी नामक सिक्के भी चलाए हैं। ठक्कर फेरो अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाल अधिकारी था। यह ग्यासुद्दीन तुगलक के समय भी टकसाल अधिकारी था। यह मूलतः हरियाणा का रहने वाला था। इसने अपभ्रंश में द्रव्य परीक्षा नामक पुस्तक लिखी जिसमें मुद्राओं का वर्णन है। शाही खजाने के रत्नों के आधार पर इसने रत्न परीक्षा नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना की। वास्तुकार नामक ग्रंथ में इसने मध्यकालीन जैन मंदिरों के शिल्पियों के लिए मार्गदर्शिका प्रस्तुत की थी। इसके अलावा इसने गणित सार, वास्तुसार, ज्योतिष सार, गणित सार आदि की रचना की। संद्रहाना अलाउद्दीन खिलजी का अन्य टकसाल अधिकारी था जिसका उल्लेख लडनून संस्कृत शिलालेख में मिलता है। मुद्रा प्रणाली के विकास की दृष्टि से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल महत्वपूर्ण था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक के सिक्कों पर सुल्तान व शाह की उपाधि का प्रयोग मिलता है। मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम हिजरी संवत 725 ईस्वी में अंकित स्वर्ण सिक्का जारी किया। मोहम्मद तुगलक ने 200 ग्रेन का सोने का दिनार नाम का सिक्का चलाया था। एडवर्ड थॉमस के अनुसार मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित करने के बाद जिस्पी नामक 99 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। मोहम्मद तुगलक के समय सर्वाधिक टकसाल घरों से सिक्के जारी किए गए जैसे दिल्ली, लखनौती, रणथंभौर, सुल्तानपुर, दौलताबाद, धार, तुगलकपुर, तिरहुत, सतगांव, मुल्क, एक एक तिलंग आदि। मोहम्मद तुगलक ने चांदी का स्वाय टंका, चांदी का यक्कानी सिक्का तथा चांदी का ही अदली नामक सिक्का जारी किया था। सुल्तान फिरोज तुगलक का टकसाल अधिकारी कज्जर शाह था। आफीफ के अनुसार फिरोज ने सोने व चांदी के टंकों के अलावा चांदी के निम्न छोटे सिक्के प्रचलित किया जो टन्नी के नाम से प्रचलित थे, जैसे चीहल ओ हस्तकनी, दहकनी,
सस्कनी, सस्कनी, बिस्त और पंजगनी आदि। फिरोज तुगलक ने चांदी व तांबा मिश्रित अद्दा 1/2 जितल बिख 1/4 जितल सिक्के चलाए। बहलोल लोदी ने जितल के स्थान पर चांदी तांबा मिश्रित बहलोली 80 रत्ती का सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर के समय तक विनिमय का मुख्य माध्यम बन रहा था। सिकंदर लोदी ने तांबे का सिकंदरी टंका चलाया था। सल्तनत काल में चांदी का टंका मुद्रा प्रणाली की इकाई था। सल्तनत काल के प्रारंभ में सोने व चांदी का अनुपात 1:15 था, जो 1340 ईस्वी में गिरकर 1:10 रह गया। फिरोज तुगलक को उसके वजीर खाने जहां मकबूल ने समझाया कि सिक्का सुल्तान के लिए वैसी ही चीज है जैसी कि कुमारी पुत्री अपने पिता के लिए। किसी कुंवारी के चरित्र पर संदेह किया जा सकता है, उसके लिए वर प्राप्त करने में कठिनाई होती है, फिर वह चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो। उस तरह धातु की शुद्धता व सिक्के की ठीक तौल के बारे में जनता के मन में कोई संदेह नहीं उठना चाहिए। बर्नी ने दिल्ली में प्रचलित सिक्कों में दाग व दिरहम का उल्लेख किया। यहाँ तक उल्लेखनीय है कि दिल्ली सल्तनत में सामान्यतः दाम नामक सिक्का प्रचलित नहीं था। सल्तनतकालीन चांदी का एक टंका 48 जितल के बराबर था या 80 दिरहम के बराबर था। व्यापार व उद्योग। सल्तनत काल में व्यापार और उद्योग। तुर्क शासकों के आगमन ने अंतर्देशीय तथा विदेशी व्यापार दोनों की प्रगति में योगदान दिया। नगरों के विकास के साथ सड़कों का निर्माण भी हुआ। तुगलक काल तक दक्षिण में देवगिरी, तेलंगाना और माबर तक सड़कों के माध्यम से दिल्ली से जुड़ चुके थे। उत्तर भारत में दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, लखनौती, सुनारगांव, खंबात, भड़ोच आदि प्रमुख व्यापारिक नगर थे। सल्तनत काल के दौरान भारत पहले की भांति एशियाई जगत एवं उसके निकटवर्ती पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों के लिए निर्माण कार्यशाला बना रहा। साथ ही देश से आंतरिक व्यापार भी गतिशील व सुस्थापित था। विदेशी व्यापार में पश्चिमी एशिया के साथ इससे होते हुए सागरीय जगत के साथ साथ मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं चीन के समुद्र मार्ग एवं थल मार्ग दोनों के ही जरिए भारत व्यापार की पुरानी परंपरा थी। ये व्यापार कभी कभी मध्य एशिया के यायावर झुंडों यथा हुण व मंगोल के कारण अवरुद्ध भी होता रहता था। थलमार्ग से होने वाला व्यापार मुख्यतः उन वस्तुओं में होता था जो हल्के वजन वाली किंतु महंगी होती थी, क्योंकि परिवहन व्यय बहुत अधिक था। विदेशी व्यापार, विशेषतः अरब व्यापारी समुद्री व्यापार से गुजरता व मालाबार में अधिक सक्रिय थे। इस व्यापार में भारतीय लोग यानी हिंदू व जैन व बोहरा भी सक्रिय थे। पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय व्यापारियों की बस्तियां स्थापित की थी। सल्तनत काल में सर्वाधिक आयात घोड़ों का होता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि सुल्तानों की सेना का मुख्य अंग घुड़सवार सेना थी। अतः अरबी, इराकी व मध्य एशियाई घोड़ों की मांग हमेशा बनी रहती थी। चीन से रेशम व चाय का आयात किया जाता था। यद्यपि रेशम फारस से भी आयात होता था, जहां मंगोलों ने 13वीं-14वीं सदी के दौरान शहतूत के पेड़ व रेशम के कीड़े लगाए थे। शराब, लौंग, जैतून का तेल, गुलाब जल, मखमल, खजूर व सीसा आदि भी आयात की वस्तुएं थी। तुज्जार ए खास। व्यापारियों के समूह को तुज्जार ए खास कहा जाता था। बर्नी दो प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख करता है, कारवानी अथवा नायक और दूसरे मुल्तानी। पहला कारवानी अथवा नायक, ये अनाज के व्यापारी थे। दूसरा मुल्तानी, ये लंबी दूरी का व्यापार करते थे। सिंध पर अरब आक्रमण के बाद भारत व अरब के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ा। तबकात नासिरी में विभिन्न चौकियों का उल्लेख है जहां व्यापारियों से कर वसूल किया जाता था। बर्नी के अनुसार सैनिक अभियानों में बाजरा भी साथ साथ चलते थे। केकोबाद व बुगरा खां की भेंट के समय बाजरा का वर्णन मिलता है।
दिल्ली में सुल्तानों की अधिक रुचि दासों, घोड़ों के व्यापार व हाथियों में थी। युद्ध में लूट में जो वस्तुएं प्राप्त होती थी, उनमें हाथी, घोड़े व दास सुल्तान के लिए सुरक्षित थे। हाथी के व्यापार पर सुल्तान का एकाधिकार था। इस काल में लंका के हाथियों को अधिक खरीदा जाता था। व्यापारी अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जानवरों, ऊंट, खच्चर, बैलगाड़ी, मनुष्य व नौकाओं का प्रयोग करते थे। इब्न बतूता मुल्तान के पास खुसरो आबाद नदी में नौवहन का वर्णन करता है। भारत का पश्चिमी देशों से व्यापार दो मार्गों से होता था। दो मार्ग, फारस की खाड़ी का मार्ग और दूसरा लाल सागर का मार्ग। फारस की खाड़ी का मार्ग सुगमता के कारण इसका अधिक प्रयोग होता था। वहीं लाल सागर का जो मार्ग है, यह मिस्र होते हुए भूमध्य सागर तक जाता था। फारस की खाड़ी का जो मार्ग है, यह ददोरबज का यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह था, ददोरबज, और लाल सागर के मार्ग का जो प्रमुख बंदरगाह थे या प्रमुख केंद्र थे, अदन और जिद्दा। फारस की खाड़ी के मार्ग से इराक व खुरासान तक माल पहुंचाया जाता था। वहीं लाल सागर मार्ग से पश्चिमी यूरोप, वेनिस, इटली के व्यापारियों द्वारा भेजे जाते थे। अदन यहाँ भारतीय मूल के व्यापारियों की बस्ती थी। धोकर इस बंदरगाह से भारत घोड़ों का आयात करता था। भारत के थल मार्ग से आयातित होने वाली वस्तु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोड़े थे। थल मार्ग में बोलन दर्रे से हिरात तक और दूसरा खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से बुखारा, समरकंद, कश्मीर की घाटी होते हुए यारकंद, खोतान व चीन तक जाता था। मुल्तान भारत में थल व्यापार का प्रमुख केंद्र मुल्तान था। मुल्तान सभी व्यापारियों के लिए प्रवेश द्वार था, कारण विदेशी व्यापारी यहाँ आकर रुकते थे। कंधार क्वेटा मार्ग पर स्थित होने के कारण स्थल मार्ग का महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ सूर्य मंदिर था। शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह थी। सीमा प्रांत की राजधानी एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। लाहौर व्यापारिक दृष्टि से यह नगर गजनी के रास्ते मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था। रावी नदी के तट पर स्थित होने के कारण जलमार्ग से मुल्तान, ठट्टा, भक्कर आदि से जुड़ा हुआ था। 1241 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण के बाद लाहौर का व्यापारिक महत्व कम होने लगा। खोखरों के कबीलों के इस नगर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। ठट्टा यह सिंधु नदी के मध्य एक टापू था। यह अरब व ईरान से आने वाले व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था। देवल सिंध में स्थित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। यहाँ सर्वोत्तम प्रकार के चावल का उत्पादन होता था। 15वीं शताब्दी के अंत में निचले सिंध स्तर स्थित लहरी बंदर की महत्ता अधिक बढ़ गई थी। सरस्वती यह आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बकर यह सिंधु नदी की एक शाखा पर स्थित था। उच्च व मुल्तान ये भी प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। गुजरात के प्रमुख बंदरगाह भड़ोच, खंबात, सोमनाथ, पटन तथा अहमदाबाद आदि। पश्चिमी भारत प्रमुख बंदरगाह खंबात का रेशम मूल्यवान वस्तुओं में से एक था, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण लगा दिया था। इसको खरीदने के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। अहमदाबाद का पटोला नामक कपड़ा प्रसिद्ध था। बंगाल यात्री माहुयान यहाँ रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है। बंगाल में यहाँ पर एक यात्री आया माहुयान, जिसने यहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख किया है। यह चावल तथा रेशम के लिए प्रसिद्ध था। पूर्वी भारत के प्रमुख बंदरगाह सतगांव, ढाका, सोनारगांव और चटगांव आदि। सतगांव पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह स्थान रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। पुर्तगाली द्वारा 1538 में हुगली की स्थापना के पश्चात सतगांव का महत्व घट गया था। दौलताबाद यह हीरे जवाहरात तथा मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था।
अहमदाबाद यह पटोला कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। धार यह मालवा में स्थित है। यह गेहूं व पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अनहिलवाड़ गुजरात में स्थित यह स्थल व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। सोनार गांव यह कच्चे रेशम तथा मलमल के लिए प्रसिद्ध था। देवगिरी दक्षिण का प्रमुख नगर यह अनार एवं अंगूर के लिए प्रसिद्ध था। यह स्थान रंग बिरंगे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बनारस या वाराणसी सोने चांदी तथा जरी का काम होता था। यहाँ से सोने तथा चांदी की बॉर्डर वाली विशेष प्रकार की पगड़ियों का निर्यात किया जाता था। आयात घोड़े इसका इनका आयात सर्वोपरि था। अरब देशों तुर्किस्तान ईरान खाड़ी के देशों से घोड़े मंगाए जाते थे। इब्न बतूता के अनुसार तुर्किस्तान में अजरक के लोगों ने भारत के लिए घोड़ों के निर्यात की एक विशेष नस्ल तैयार की थी। मार्को पोलो भी ईरान से भारत को घोड़ों के निर्यात का उल्लेख करता है। घोड़े थल व समुद्र दोनों मार्गों से लाए जाते थे। भारत में घोड़ों को लाने के बाद जालंधर के निकट स्थित बजवारा में रखकर उन्हें खूब खिलाते पिलाते थे। बजवारा में अनाज एवं चारा सस्ता था। अस्त्र शस्त्र ईरान व ट्रांस ओक्सियान के शहरों से भारत को हथियारों का निर्यात किया जाता था। मार्को पोलो से किरमान में बनी तलवारों का उल्लेख किया जाता था। यह तलवारें भारत में आयातित इस्पात से ही बनाई जाती थी। दास इल्तुतमिश के दरबार में चीनी व्यापारियों द्वारा तुर्की दास लाने का उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खिताई व तुर्की दास लड़कों तथा लड़कियों के आयात का उल्लेख मिलता है। भारत अदन व मिस्र से दासों का व्यापार करता था। कपड़े तारीख तब्रिस्तान में अमूल नामक स्थान पर भारतीय व्यापारियों द्वारा विभिन्न किस्म के कपड़ों का क्रय करने का उल्लेख मिलता है। अलसी यह रूस तथा सिकंदरिया से मंगाया जाने वाला महंगा कपड़ा था। मेवे तथा फल इब्न बतूता के अनुसार भारत आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा भेंट में लाई गई वस्तुओं में सूखे मेवे प्रमुख थे। इब्न बतूता ने मुल्तान के गवर्नर को सूखे मेवे व बादाम भेंट स्वरूप दिए थे। ख्वारिज्म से तरबूज आयात किए जाते थे। बुखारा से पीले रंग के तरबूजों का आयात होता था। भारत ईरान से अंगूर मंगवाता था। मसालिक उल अबसार से ज्ञात होता है कि विदेशी व्यापारी भारत में सोना लाते थे, जिसके बदले में यहाँ से दवायां या गोंद का सामान व जड़ी बूटियां आदि ले जाते थे। निर्यात निर्यात की जाने वाली वस्तुएं भारत में पश्चिमी तट पर कालीकट व क्विलोन में जहाज का निर्माण व उसकी मरम्मत होती थी। लोहा व हथियार हिंदवी तलवार भारत में बनी तलवार जिसकी विदेशों में बहुत मांग थी। ताज उल मासिर में भारत में बने खंजर की प्रशंसा की गई। मार्को पोलो ने लाहौर से इस्पात निर्यात किए जाने का उल्लेख किया है। सूती वस्त्र भारत में सूती वस्त्र उत्तम किस्म का होता था। सर्वाधिक इसी का निर्यात किया जाता था। नील लाहौर व बयाना इसके लिए प्रसिद्ध थे। ईरान में नील का उत्पादन बंद हो जाने से इसकी पूर्ति भारतीय नील से की जाती थी। चौथा है जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां भारत से सोने के बदले जड़ी बूटियां निर्यात की जाती थी। ईरान के शासक गजन खां के प्रधानमंत्री रशीदुद्दीन द्वारा भारत भ्रमण का उद्देश्य इस देश से जड़ी बूटियां प्राप्त करना था। मसाले समरकंद की मंडियों से भारतीय मसालों के बहुतायत वर्णन मिला है। शक्कर व मिश्री भारत में बनी शक्कर व मिश्री का निर्यात सिंध के रास्ते अरब देशों को होता था। अन्य निर्यात हाथी मोर गेंडे के सींग इत्यादि। शिक्षा प्रणाली सल्तनत कालीन शिक्षा प्रणाली मदरसा उच्च शिक्षा के लिए होते थे। उच्च शिक्षा का माध्यम अरबी था।
योग्य व प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों को सत्र के अंत में सनद और तमगा देकर प्रोत्साहित किया जाता था। उच्च पदों के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों के सिर पर अमामा पगड़ी बांधकर उसका सम्मान किया जाता था। मदरसे में शिक्षा पूरी करने के बाद शैक्षणिक विशेषताओं की सनद दी जाती थी, जिसे दस्तरबंदी कहा जाता है। विषय और उपाधि: तर्क और दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने वाले को फाजिल की उपाधि, धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने वाले को आलिम की उपाधि, साहित्य शिक्षा प्राप्त करने वाले को काबिल की उपाधि दी जाती थी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे। खानकाह सूफी संतों के खानकाह भी इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम मदरसे मदरसा ए मुइज़ी की स्थापना दिल्ली में की। इसी नाम का एक मदरसा बदायूं में भी स्थापित किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की तथा मिनहाज उल सिराज को उसका प्राचार्य नियुक्त किया। नसीरुद्दीन महमूद ने जालंधर में मदरसा की स्थापना की। सल्तनतकालीन शिक्षा व्यवस्था का सर्वाधिक विकास फिरोज तुगलक के काल में हुआ। फिरोज ने मदरसों के संचालन के लिए कर मुक्त भूमि का आवंटन किया। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में मदरसा ए फिरोज शाही की स्थापना की, जिसके प्राचार्य जमालुद्दीन रूमी थे। फिरोज ने ही सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की। फिरोज के समय ही हिंदुओं ने, विशेषकर कायस्थों ने, अरबी व फारसी भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया। सिकंदर लोदी ने मुल्तान से शेख अब्दुल्ला आगरा मदरसे को प्राचार्य बनाया व शेख अजीजुल्लाह संभल मदरसे का प्राचार्य बनाया नामक तर्कशास्त्र के विद्वानों को आमंत्रित किया। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। मलिक मुहम्मद जायसी तथा शेरशाह सूरी ने जौनपुर में ही शिक्षा ग्रहण की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर के अंदर था। बीबी राजा बेगम का मदरसा का निर्माण सरकी सुल्तान महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। कसूरत उल मुल्क: मालवा के सुल्तान ग्यासुद्दीन ने चिकित्सा शास्त्र पर एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। यह पशु चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है। बिदर बिदर में महमूद गवा ने फारसी और अरबी को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ मदरसा स्थापित किया। शेख इब्राहिम मुल्तानी को इस मदरसे का प्राचार्य नियुक्त किया। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने नौशेरा में एक स्कूल स्थापित कर उसका प्रधान मौलाना कबीर को बनाया। जैनुल आबिदीन ने इस्लामाबाद में एक मदरसा स्थापित कर मौला गाजी खान को इसका प्राचार्य बनाया। सुल्तान ने सियालकोट में शिक्षा के विकास के लिए 6 लाख रुपए दिए थे। हिंदू शिक्षण संस्थाएं: हिंदू शिक्षण संस्थाएं यह 3 प्रकार की होती थी: पाठशाला जिन्हें चार्ट कहा गया, टोल या कॉलेज, और तीसरी थी व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाएं। पहली, पाठशाला या चार्ट, यहाँ प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। दूसरा, टोल या कॉलेज, यहाँ उच्च शिक्षा दी जाती थी। और तीसरा प्रकार था व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाएं। हिंदू शिक्षा मूलतः धर्म निरपेक्ष थी। हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र बनारस, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, गुजरात, नादिया, श्रीनगर और मिथिला थे। मुगल कालीन यात्री बर्नियर ने बनारस के विश्वविद्यालय की तुलना यूनान के विश्वविद्यालय से की है। बर्नियर बनारस को भारत का एथेंस कहता है। मिथिला विश्वविद्यालय में सलाका परीक्षा ली जाती थी। श्रीनगर को प्राचीन ब्राह्मणीय तथा बौद्धिक साहित्य परंपराओं का भंडार कहा जाता था। कश्मीर वेदांत शिक्षा का केंद्र था। सरहिंद में आयुर्विज्ञान के विद्यालय थे। केरल में सैनिक विद्यालय कलारी की स्थापना की गई थी। तो ये थी सल्तनतकालीन प्रमुख शिक्षा व्यवस्था। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे सल्तनतकालीन साहित्य के बारे में। अब तक हमने आज के इस चैप्टर में जो सल्तनतकालीन प्रशासन का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने सल्तनतकालीन प्रशासन का स्वरूप देखा, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन। इसके अलावा न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा, आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ा, समाज के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, व्यापार उद्योग धंधों के बारे में, सल्तनतकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा है।
इस चैप्टर में अभी जो बाकी जो पार्ट और बचा है, इसके अंदर हम अब साहित्य पढ़ने वाले हैं, संगीत कला, चित्रकला, इसके अलावा अ, कारखानाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा अंतिम में हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत के बारे में। तो अभी हमारा चैप्टर काफ़ी बाकी पड़ा है, तो हम जो बाकी बचा जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सल्तनत कालीन साहित्य से लेकर आगे का जो बचा पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।